यहाँ पे देखो, कल मैं यहाँ तक करवा दिया था 7वें लेक्चर में। फाई इज इक्वल टू ई टाइम्स में 2πr l प्लस जीरो। जीरो जो था समतल पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स था, और ये वक्र पृष्ठ से निकलने वाला था। तो हम गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फ्लक्स, टोटल निर्गत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से क्यू इन, मतलब जो आवेश बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है इससे कोई मैटर नहीं करता, बस अंदर होना चाहिए, बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये बात हम कल तक पढ़े थे। तो यहाँ तक हो गया था। तो अब ये हमारा, अगर हम क्यू इन की वैल्यू रखना चाहें तो यहीं भी रख सकते हैं। क्यू इन कितना होगा, चूँकि 1 मीटर में उपस्थित आवेश कितना होता है, लेमडा, तो एल मीटर में कितना हो जाएगा, एल का गुणा कर देंगे तो लेमडा एल हो जाएगा कुल क्यू इन जो इस बंद पृष्ठ के अंदर है। तो फाई इज इक्वल टू लेमडा एल बटे पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यू इन की जगह ये रख देंगे। एक समीकरण 2 मिल गया है, ये समीकरण 1 पहले था। अब फाई फाई दोनों है तो फाई को इक्वल कर देंगे, यहाँ पे फाई की वैल्यू रख देंगे, लेमडा एल अपान में एप्सिलॉन नॉट, दाहिने साइड में ई टाइम्स में 2πr l है, ये एल से एल कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू लेमडा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट आर। यही तो बचेगा, ई बराबर में 2 पाई भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ज़्यादातर जो याद रखते हैं बच्चे, या बुक्स में लिखा रहता है 2π एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। तो देख लेना जिसको जो अच्छा लगे। ई इज इक्वल टू लेमडा अपान में 2π एप्सिलॉन नॉट और आर। ये आर क्या है, उस क्षण से जो अनंत आवेशी, जो आवेशी क्षण है अनंत लंबाई की, उससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, हालांकि ये हमने इधर दिखाया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ये बुक से देख भी लेना, ठीक होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया तुम्हारा। तो कभी भी कोई क्षण टाइप की अनंत लंबाई की क्षण होगी तो उसमें हम गॉसियन पृष्ठ सिलेंड्रिकल माने, उसमें स्फेरिकल माने थे, मतलब गोली को उस माने थे, गोली। तो बिंदु आवेश के लिए हमेशा गोली मानते हैं। और कोई क्षण होगी इस तरीके की, पेन जैसे क्षण होगी या वैसे था अनंत लंबाई के, तो ऐसे केसेस में हम बंद पृष्ठ मानते हैं। ऐसा बंद पृष्ठ मानते हैं कि जिससे कि हमको फ्लक्स कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो इसलिए इस वाले केस में हमने सिलेंड्रिकल माना है, तो सिर्फ आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली वैसे रट लेते हैं लोग, ठीक है। तो अच्छा नंबर लाना है, अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करना है, तो दोनों चीज़ों को सहारा लेना पड़ेगा, रटना प्लस समझना, दोनों चीज़ों का। जो केवल समझता है वो हमेशा फेल होता है, और जो केवल रटता है वो भी हमेशा फेल होता है। जो दोनों को लेके चलता है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहती है, ये बात ध्यान रखना। चलो, फेल हमेशा मैं नहीं कह सकता कि जो समझता हमेशा फेल ही होगा, कभी कभी लेकिन उनका परफॉर्मेंस सही नहीं होता उतना अच्छा, ठीक है। चलो, अब है तुम्हारा एक आवेश होगा, एक आवेश का टाइप होता है हमारा, जैसे एक प्लेन सीट है, सीट बोले तो चद्दर, जैसे तुम लोग देखते हो लोहे की चद्दर देखा होगा, ठीक है, या प्लास्टिक की सीट का मतलब हो गया जैसे तुम्हारा कागज़ का टुकड़ा, कागज़ हो गया, एक सीट ही तो होती है एक प्रकार की, ठीक है। तो इसमें आवेश पूरे में बढ़िया समान रूप से फैला हो, तो इस तरीके की चीज़ों का में भी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल। अच्छा, अभी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला है, इसमें देखोगे तो एक बात देखने में तुमको स्पष्ट लगेगी, लैम्डा अपान में 2π एप्सिलॉन नॉट और आर। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 1/r के अनुक्रमानुपाती है कि नहीं है। कब, जब आवेश एक क्षण में वितरित है, समझ गए, एक क्षण में समान रूप से वितरित है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन अगर एक बिंदु आवेश है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितना निकाला था, 1/4π एप्सिलॉन नॉट और Q अपान में r² निकला था। तो यहाँ पे देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होगी, r² के। तो दोनों में डिफरेंस है। तो कोई कह दे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा
1/r के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करती है। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम। क्या? क्योंकि दूरी के वर्ग को व्युत्क्रम कर दिया, पलट 1/बटे करके लिख दिया, तो इसको व्युत्क्रम, इतने को व्युत्क्रम वर्ग बोलते हैं। तो हमेशा नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा है। अभी देखते उससे प्लेट से निकालते हैं, क्या कहानी निकलती है। तो प्लेट उस तरीके की होगी, कुछ ऐसे इस तरीके की ऐसे। अब इसको 3D तो मैं बना नहीं सकता यहाँ पे, इसमें आवेश भरा पड़ा होगा, क्यों? तो इस तरीके की प्लेट होगी। प्लेट मान लो ऐसे रखी है, तो इसके पूरे में, इसमें पूरे में आवेश वितरित है। तो प्लेट प्लेट ज़्यादा मोटी होगी तो कुछ आवेश इधर होगा और कुछ इधर होगा, इस साइड में, और कुछ इस साइड में। अगर बहुत ज़्यादा इसको पतली करते करते इतनी पतली कर दें कि एक ही लेयर लगभग दिखे, ठीक है, तो पतली सीट हो जाएगी, मोटी सीट हो जाएगी। तो 2 टाइप का केस होता है। तो पतली सीट के लिए अभी हम निकालेंगे, वही तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। मोटी सीट के लिए नहीं है, ठीक है। तो पतली सीट के लिए अभी हम निकालते हैं, देखना। तो मान लो कि जैसे ये कोई सीट है, ठीक है, और ठीक, अब इसमें क्या करते हैं हम कि ये सीट ऐसे रखोगे, ऊपर से फ़ोटो लोगे तो एक सिर्फ लाइन मिलेगी तुमको, ठीक है। तो इसका फ़ोटो थोड़ा से हम तिरछा करके लेते हैं कि थोड़ा से प्लेट टाइप का दिखे, समझ गए। थोड़ा से इधर से ले लोगे, से आजकल तुम लोग फ़ोटो वोटो खूब खींचते होगे, आइडिया चल ही जाता होगा किसी चीज़ का फ़ोटो कैसे लोगे। जैसे इस पेन का फ़ोटो अगर तुम ऊपर से ले लो, ऊपर से डायरेक्ट ऊपर से ले लो, तो एक सर्किल मात्र दिखेगा, लेकिन जबकि ये सर्किल नहीं है, लंबी लंबी छड़ है, समझ गए। तो तुम्हारे फ़ोटो लेने पर डिपेंड करेगा इसका किस तरीके का फ़ोटो में शेप आएगा। जैसे ऊपर से ले लोगे तो सिंपली सर्कल मिलेगा, इधर से इस साइड से ले लोगे तो एक ऐसे आयताकार या रेक्टेंगुलर मिलेगा। रेक्टेंगुलर इंग्लिश में बोलते हैं, आयताकार हिंदी में। ऐसे ऊपर से फ़ोटो ले लेगा इस पर लेटा के, समझ गए। इधर से ले लूँगा तो वृत्त मिलेगा, इधर से ले लूँगा तो वृत्त मिलेगा, इधर से फ़ोटो लूँगा तो आयत मिलेगा, इधर से ले लूँगा तो आयत मिलेगा, इधर से तिरछा साइड से ले लूँगा तो एक लगभग वृत्त मिलेगा, लेकिन वो वृत्त दबा हुआ मिलेगा। ये भी वृत्त, उसको इलिप्स बोलते हैं। आगे पढ़ोगे तुम लोग, हो सकता है कक्षा 11 में पढ़े ही हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो वही इसी तरीके से इसका तिरछा करके लोगे जब किसी प्लेन सीट का, तो इस तरीके से कुछ फिगर आएगा, समझ गए। तो थोड़ा कल्पना करना सीख लो, समझ गए। जैसे मैं इसका अभी तुमको समझा दूँ, देखो फिजिक्स में कल्पना करना बहुत ज़रूरी है, ठीक, आना चाहिए। जैसे इसका फ़ोटो इधर से डायरेक्ट ले लेता, तो इसको इंजीनियरिंग की भाषा में बोलते हैं फ्रंट व्यू। ये हो गया, मान लो इसको मैं बोल रहा हूँ कि बॉटम, ठीक है, इसको या इसको फ्रंट बोल दो, फ्रंट व्यू। तो ये बैक व्यू, ये फ्रंट साइड भी हो जाएगा, बैक साइड भी हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड भी, ये राइट साइड भी, सब होता है। इसे तिरछा ले लूँगा तो इसको ओब्लिक भी बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश ही चलता है हर जगह, ड्राइंग पढ़ाइंग में। तो अब इसको अगर मैं इधर से फ़ोटो लूँ, अगर एक इंजीनियर अगर इसको बनाएगा फिगर, तो पता कैसे बनाएगा? वो ऐसे लेगा और उसके सामने कैसे फिगर दिखेगा, हाँ ठीक है, और इस तरीके का फिगर कुछ दिखेगा और कुछ इस तरीके का फिगर दिखेगा, ठीक है। अब उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें अंदर दब जाती हैं, दिखती नहीं, उनको डॉटेड बनाते हैं। जो फ्रंट में दिखती हैं उनको कंटिन्यूस लाइन से बना देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा बड़ा फिगर भी बनाना तुम लोग को बताएंगे, क्योंकि फिगर का बहुत बड़ा महत्व होता है साइंस को पढ़ने में, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक सीट बनाया हुआ हूँ, ठीक है। अब इसके मान लो ये एक सीट है, तो इस साइड से हम कुछ इसमें पूरे में समान रूप से धनावेश फैला हुआ है, ठीक है। तो जब इसमें समान रूप से धनावेश फैला हुआ है, तो ये इन्फिनाइट लंबाई की, इधर भी इसकी अनंत लंबाई है, इधर भी अनंत लंबाई है, इधर भी अनंत लंबाई है, इधर भी अनंत लंबाई है। तो कई बारी बुक्स जो बनाती है ना, कुछ तो इसको इस तरीके, ज़्यादातर तो ऐसे ही बनाती है, लेकिन ये मान लो
कि यहीं तक नहीं, आगे भी है ये, ठीक है, अनंत लंबाई की है, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर, मान लो इतनी दूरी पर, इसके सेंटर, इसके इस पॉइंट से मान लो इतनी दूरी पर तुम्हें ये बिंदु P है, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ न कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसको मान लेते हैं E। उसकी दिशा क्या होगी, इस प्लेट से बाहर की ओर हमेशा, ठीक है। यहाँ पे कोई धनावेश रखोगे तो बाहर की तरफ भागेगा वो, ठीक है। तो जैसे प्रकाश यहाँ से निकलेगा, कि कोई प्लेट हो पूरी जल रही हो, बढ़िया लाइट फेंक रही हो, ठीक है, अंदर से अपने, तो सीधा सीधा प्रकाश इस दिशा में जाएगा, थोड़ी कि इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, वो सीधा इससे लंबवत निकलेगा, ठीक है, इसके तल के लंबवत निकलेगा हमेशा। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं, पूरे की अनंत लंबाई है तो इसमें आवेश भी अनंत होगा, तो पूरे का तो हम अध्ययन कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, छोटा सा एरिया ले लेंगे, उसके हिसाब से पूरे का कहानी बता देंगे। जैसे कि तुम लोग चावल जब पहले पकाते थे, कुकर में नहीं होता था लोगों के पास, तो बटुई में पकाते थे, ठीक है। गाँव शहर में कुछ और बोलते होंगे, हम तो गांव के हैं, तो गांव में तो बटुई चलता था। तो उसमें क्या, एक तो चावल पक गया तो उससे आइडिया चल जाता था कि पूरा चावल पक गया होगा। वही कहानी यहाँ पे थोड़े से एरिया से एनालिसिस कर लेंगे, पूरे के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा एरिया इसके सामने एक ऐसे हम सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर अब की बार इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये अब ये सिलेंडर फ्रंट का होगा, इसी तरीके से इसके बैक में भी सिलेंडर बनेगा, ठीक है। आधा सिलेंडर ये मान लो, ये मेरा सीट है या कागज़ है कोई, ये मेरा हथेली मान लो, इसके इधर आधा सिलेंडर रहेगा। अब आधा सिलेंडर मैं किधर मान लूँगा, इस साइड में मान लूँगा, समझ गए। ऐसे सोचो, आधा सिलेंडर इधर है, अब आधा सिलेंडर इधर है, अब बीच में ये मेरा कागज़ का प्लेन है। तो आधा सिलेंडर मैं इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र इस सिलेंडर से निकलेगा और इस सिलेंडर से इस सिलेंडर के अब की बार समतल पृष्ठ के लंबवत है, तो पूरा समतल पृष्ठ से निकलेगा, वक्र पृष्ठ के समांतर पड़ जाएगा वैद्युत क्षेत्र, तो एक भी नहीं निकलेगा समांतर पृष्ठ से। कहने का मतलब यही है कि जैसे तुम लोग सनलाइट आती है, तो सनलाइट के अगर लंबवत रखोगे, तो अगर ये पारदर्शी है तो पूरा फ्लक्स लाइट का पार कर जाएगा, ठीक है। और उसको मैं ऐसे रख दूँ तो उससे कुछ भी नहीं पार होगा, इसके बगल से इधर इस पार से निकल जाएगा, उस पार से निकल जाएगा, आर पार इसको क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि लाइट तो ऐसे जा रही, ऐसे थोड़ी जा रही। तो वही कहानी यहाँ पे होगी। अगर मैं ये जो भी कहानी बता रहा हूँ, इधर अगर सूरज हो तो उसकी कहानी बता रहा हूँ। अगर सूरज इधर होगा, तुमने ऐसे कर दिया, सूरज यहाँ पे बैठा, तुमने ऐसे कर दिया कोई तल को, तो उससे कोई भी लाइट नहीं पास होगी। उसको ऐसे कर दो, पूरी उस तल से पूरी लाइट पास होगी। वही कहानी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो 2 फ्लक्स होंगे, ठीक है। टोटल फ्लक्स जब कैलकुलेट करोगे तो फाई वक्र पृष्ठ से चलेगा, अब प्लस निकलेगा, और फाई अगर जब तक हम पूरी पृष्ठ को इनक्लोज नहीं करेंगे, तब तक हमारा बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा गॉस का नियम अप्लाई होगा ही नहीं। खुले पृष्ठ के लिए गॉस का नियम अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ तथा समतल पृष्ठ ये है। समतल पृष्ठ ये वाले से हम ढक्कन दोनों तरफ से बंद कर देंगे, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ है ये। अब चेक करते हैं किससे कितना। तो देखो, अब थोड़ा से हम जानबूझ के थोड़ा से इधर उधर का कैलकुलस वाला फॉर्मेट डी एक्स वी एक्स सब दिखाते हैं, हालांकि उसका कोई यूज है नहीं, लेकिन अब दिखाते हैं तो क्या कर सकते हैं। यहाँ से हमको क्या होगा, वक्र पृष्ठ से तो 0 फ्लक्स गुजरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ये होगी, ठीक है। इधर में इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, जो भी होगी, ठीक है। तो इस वजह से वैद्युत क्षेत्र ये वक्र पृष्ठ दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। वक्र पृष्ठ का जो एंगल होगा पृष्ठ से हमेशा 90 डिग्री पे होता है। कोई भी पृष्ठ ले लो बाहर की ओर, जैसे ये वक्र पृष्ठ है, इससे बाहर की ओर ये वाला एरिया का जो दिशा होती है हमेशा एरिया, जैसे ये एरिया है इसके लंबवत होती है, इसकी दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी। समझ गए? ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा तो ऐसे होगी, ठीक है। इस वाले पेन से ऐसे 90 डिग्री पे, तो
इसका वही कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ से देख लो, तो यहाँ वाले को तो वक्र पृष्ठ वाला तो डायरेक्ट शून्य हो जाएगा। वैसे एक बार लिख के दिखाते हैं, ई डॉट डी एस और इंटीग्रेट। अब इसमें अभी क्लोज वाला नहीं लगाएंगे। क्लोज वाला क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये क्लोज तो नहीं है, केवल वक्र पृष्ठ का है। अब प्लस में ये वाला कौन सा होगा? यहाँ पे कुछ लोग लिख देते हैं वक्र पृष्ठ। क्या लिख देते हैं? वक्र पृष्ठ। ये वाला समतल पृष्ठ वाला, हालांकि दोनों को अलग अलग निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्या पहले समतल पृष्ठ का निकाल लेते हैं। फाई ई समतल पृष्ठ, समतल कितना निकलेगा? समतल पृष्ठ ये वाला, यहाँ पे हम एक ठो एलिमेंट कंसीडर करते हैं, तुम्हारे बुक में भी किया होगा। मान लो छोटा सा एरिया हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये वाला। इसको एरिया वेक्टर इसका इधर ही होगा, सॉरी लंबवत दिशा में। थोड़ा गंदा चित्र बन गया, ये नया चित्र बना देते हैं। चित्र बनाने में क्या है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ठीक है। ये मत सोच लेना कि देख लिए तो अब बना लेंगे। जब बनाओगे और उसको फिर देखोगे तो तुम्ही को शर्म आएगी कि हम ही ने बनाया है क्या इसको। तो इसलिए बार बार बनाओगे तो फिर बढ़िया बनने लगेगा। तो फिर उसी को बार बार देखोगे कि हाँ, दूसरों को भी बताओगे कि हम ही ने बनाया है। पहली बार में तो कहोगे कि हमने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये ऐसे होगी, और यहाँ वाला जो समतल पृष्ठ होगी उसकी भी दिशा इसी दिशा में होगी। तो इसमें किसी एक वेक्टर को हम ds मान लेते हैं और दूसरे वेक्टर को हम वैद्युत क्षेत्र E मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ई, यहाँ पे मतलब छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, तो डी फाई वहाँ से निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र को डी फाई बोल देते हैं। डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब फाई ई समतल कितना निकलेगा? फाई जो है, जब भी कभी भी सवाल लगाना तो लिखने का एक तरीका होता है, टीचर समझ जाता है कि कोई अच्छा स्टूडेंट। फाई ई यहाँ पे नीचे छोटा बनाओ और यहीं पे समतल लिख दो छोटा से, ठीक है। तो कितना बनेगा, ई डॉट डी एस और इंटीग्रेशन में ये वाला चिन्ह मत लगाना, ठीक है, क्योंकि ये कोई क्लोज पृष्ठ तो है नहीं, पूरा थोड़ी बंद हो रहा है, ठीक है। ये इधर से जितना निकलेगा उतना इधर से भी बाहर की ओर निकलेगा, इधर से भी तो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, इधर से भी निकलेगा। तो इस वजह से जो टोटल निकलेगा, तो हम अभी देखना, तो इसको क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र इस पूरे समतल पृष्ठ के लिए समान रहेगा, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी समान रूप से हर जगह समान रहेगी। यहाँ पे धनावेश है, ज़्यादा आवेश मत बना देना, 6 बना दो, इनको बहुत है। पहले से क्लियर होना चाहिए कितने आवेश बनाने, 6 धना प्लस का चिन्ह बना दो, हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा बना देने से चित्र खराब दिखने लगता है। अब यहाँ पे देखो, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ई और डी एस और cos 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ई डी एस cos 0 होगा। अभी मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा ही रहेगा। तो जो कांस्टेंट चीज़ होती है उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखो या बाहर रखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, समझ गए। जब अभी कैलकुलस पढ़ोगे तो उसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, जो कांस्टेंट चीज़ है, जो वेरिएबल है उसका होगा। डी एस का करोगे, cos 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, डी एस बचेगा। डी एस का इंटीग्रेशन जब करोगे तो इस वाले पूरे पृष्ठ का, समझ गए, कितना होगा इंटीग्रेशन, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि 2 ठो पृष्ठ है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं, समझ गए। इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, तो समतल पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स ये हो गया, फाई ई समतल। अब इसी प्रकार से वक्र पृष्ठ के द्वारा निकालेंगे, फाई ई वक्र पृष्ठ कितना निकलेगा। इसको जब निकालोगे
तो हालांकि यहाँ पे कोई नहीं मानता, ठीक है, जितनी भी बुक हैं यहाँ पे कोई डीएस एलिमेंट नहीं मानता। उसको क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र और वक्र पृष्ठ के वक्र पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होगा या क्षेत्र वेक्टर होगा, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स या निकलने वाला कुल फ्लक्स शून्य होगा। लैंग्वेज बना के लिख देते हैं कुछ लोग, यहाँ पे भी लिखोगे भी तो ई डॉट डी एस, वेक्टर ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन करके यहाँ पे ई डी एस और यहाँ पे कास 90 लिख देना, काम ख़त्म। समझ गए, वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो समझ जाएगा कि 90 डिग्री है। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू 0, इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 0 अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम दोनों चीज़ें निकाल दिए, एक तो ये निकाल दिए, एक फाई ई वक्र पृष्ठ से निकाल दिए, ठीक है। इन दोनों को अब ये टोटल जब निकालोगे फाई ई टोटल, तो कितना निकलेगा, फाई ई वक्र पृष्ठ प्लस में फाई ई समतल पृष्ठ, ये होगा। इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 इंटू ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब गॉस के नियम से क्या होता है, ये तो तुमने फाई टोटल निकाल लिया, यहाँ पे टोटल लिख सकते हो या कुल लिख सकते हो, ठीक है। टोटल, अब फाई ई बराबर होता है क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन यहाँ पे कितना होगा, इस पूरे जो सिलेंडर हमने माना हुआ है, तो इसके अंदर का ये जिस तरीके का ये वाला गोला बनेगा, यहाँ पे उतना ही एरिया आएगा इस प्लेट का, बाकी तो इसके बाहर जाएगा, समझ गए। तो इस वाला यहाँ पे जितना आवेश होगा बस वही इसके अंदर आएगा सिलेंडर के, बाकी तो बाहर, बाकी तो प्लेट बाहर जा रही सिलेंडर के। तो सिलेंडर के अंदर ये वाला इसे सिलेंडर जाएगा, सिलेंडर ऐसे आर पार होगा, तो इस सिलेंडर के अंदर इतनी सेट का एरिया आएगा, चादर का, समतल आवेशित चादर भी बोलते हैं इसको। तो इस समतल आवेशित चादर का इतना पोर्शन वृत्तीय भाग आएगा। इस वृत्तीय भाग में आवेश कितना होगा, इसका हमेशा आवेश घनत्व जो होगा जब एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सिग्मा से। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि कोई आवेशित अनंत लंबाई की कोई समतल आवेशित प्लेट है जिसका आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या है यहाँ पे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर अब ये प्लेट है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, अगर क्षण होती तो रेखीय आवेश घनत्व होता, बिंदु होती तो उसमें घनत्व की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जब होगा भी तो उसमें फिर उसको आवेश घनत्व फिर आयतन के रिस्पेक्ट में वो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, क्यू इन कितना बनेगा, क्यू इन मैं इधर दिखाई दे रहा हूँ, क्यू इन बनेगा मेरा। अब देखो ये आवेश घनत्व जो होता है इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो मतलब 1 मीटर स्क्वायर में इतना आवेश होगा। तो अगर इतना एरिया है, कितना एरिया होगा, ये पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, ठीक है। तो पाई आर कुल आवेश ये वाला निकालना होगा तो हमको इसमें पाई आर स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा। तो सिग्मा इंटू कुछ लोग ए कह देते हैं, कुछ लोग पाई आर स्क्वायर कह देंगे, जो कहना हो कह दो, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना, तो ये इतना टोटल एरिया या टोटल आवेश इसमें इसके अंदर है। कहीं भी आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया हो उसका मात्रक भी होता है, क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना आवेश है वो ये बात बता रहा है। तो अगर हमारा इतना एरिया है तो उतने एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे फाई ई मेरा कितना हो जाएगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो कुछ लोग ए कह के ख़त्म कर देते बात, जहाँ जहाँ पाई आर स्क्वायर लिखा है वहाँ ए लिख देता है। इस वाले को
इस पूरे एरिया को ही वो ए मान लेता है। तो ए भी लिख दोगे, बहुत सारी बुक में ए लिखा हुआ, ए भी लिख दोगे तो काम चलेगा। इन केस गलती से किसी ने इसको त्रिज्या के फॉर्म में ले लिया तो उसका भी सेम ही आंसर आएगा, और जो ए मान लेगा उसका भी सेम आएगा। जहाँ जहाँ पाई आर स्क्वायर लिख दिया वहाँ वहाँ ए आ जाएगा। अब इन दोनों से ये एक तो मेरे को ये रिलेशन मिला, और दूसरा रिलेशन कहाँ मिला, ये वाला ठीक है। तो ये इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। यहाँ से फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर अपने आप उड़ जाएगा। बचेगा क्या, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे फाई ई है, ये वाला फाई ई है, टोटल हटा दो। ये भी फाई ई है कुल बंद पृष्ठ का। तो फाई ई कितना है यहाँ पे 2e, सॉरी पहले ये वाले लिख लेते हैं, या चलो यही लिख देते 2e पाई आर स्क्वायर। इधर में कितना होगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपान में एप्सिलॉन। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर तो हमेशा कट जाएगा। ई बराबर आता है सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन, ये आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई त्रिज्या का टर्म ही नहीं आया। मतलब यहाँ से अगर इसकी दूरी मान लो थोड़ी देर के लिए, यहाँ से इसकी दूरी x होती, ठीक है, तो x का तो कोई टर्म ही नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब कि कोई समतल आवेशित चादर होती है तो उससे x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालें, चाहे 2x मीटर की दूरी पर निकालें, चाहे जितनी दूरी पर निकालें, जब x का ही टर्म ही नहीं है, दूरी का इसमें टर्म ही नहीं आया, इसका मतलब दूरी पर निर्भर नहीं करता है। समझ गए। तो ये बात है हमारी यहाँ पे अल्टीमेटली। अब यहाँ पे हमको एक बात ये पता चल गई कि कोई भी समतल आवेशित चादर होगी, ठीक है, तो उससे हम जितनी भी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। हर जगह क्या निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इस दिशा में निकलेगी ये, और ई का मान होगा सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन। ठीक, ये कहानी है, ठीक है। अब कभी कभी तुम्हारे यहाँ डेरिवेशन में तो नहीं है, कभी कभी कुछ मोटी प्लेट दे देगा इस तरीके से, ज़्यादा मोटी प्लेट जब दे देगा, ठीक है, तो उसमें 2 लेयर बनेगी आवेशों की, उसका अलग कहानी होती है, उसका भी बताएंगे। खैर तुम्हारे में है कि नहीं है, उसमें थोड़ा से मोटी चादर बनती है इससे। इसमें कैसे बनेगा, चल ऐसे बनेगा, ठीक। तो इस तरीके से कुछ बनेगा। तो इसमें 2 लेयर बनेगी, एक आर पार थोड़ा ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो इधर भी आवेश घनत्व रहेगा, इधर भी आवेश घनत्व रहेगा, उसका अलग केस बनता है, उसको आगे बताएंगे कैपेसिटर में, ठीक है। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे मेरे को ये हो गया। तो 3 टाइप के हमको वैद्युत क्षेत्र पता चल गया। ई बराबर में 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर, ये बिंदु आवेश के लिए होता है। रेखीय आवेश घनत्व तो ई बराबर होता है 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन। रेखीय आवेश घनत्व के लिए हमारा जो ई होता है वो आया था लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और प्लेट हो गई, तो प्लेट के लिए ई क्या हो गया हमारा, समतल आवेशित चादर या पतली चादर को कई बार आएगा लिख के, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आर का स्क्वायर था, यहाँ पे आर की एक घात कम हुई, यहाँ पे आर की घात 0 हो गया। इसको आर की घात 0 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्यों? तो यहाँ पे कहने का मतलब आर को इसने ख़त्म ही कर दिया यहाँ से, समझ गए। तो 3 टाइप। तो यहाँ पे अब कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या है कि फार्मूला भर पाता हो, ठीक है। मैथ, बाकी मैथ का यूज़ करेगा तो मैथ का देख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र किस तरीके से होंगे, इनके ग्राफ और आप बनते हैं। ग्राफ यूपी बोर्ड में कभी आज तक पूछे नहीं गए, इसलिए हम बताएंगे नहीं अभी, ठीक, बाद में बताएंगे जब इससे। देखो गोली कोष होगा, अगर गोली कोष इस तरीके से होगा, अगर वो चालक है तो जो भी आवेश दोगे, तुम्हारे सिलेबस में चालक वाला ही है, ठीक है, कुछ चालक वाला नहीं है, अचालक वाला। तो जो भी आवेश दोगे
तुम अंदर छोड़ोगे लेकिन वो मानेंगे नहीं, आके ये बहरे बैठेंगे सारे धनावेश, ठीक है। अगर ऋण आवेश होगा तो भी बहरे आके बैठेगा, कोई भी किसी भी टाइप का आवेश हो। लेकिन क्या है कि हम ज़्यादातर धनावेश के बारे में ही डेरिवेशन करते हैं। जब ऋणावेश कहेगा तो जहाँ जहाँ धन है वहाँ ऋण कर देना, काम खत्म। तो वैद्युत क्षेत्र जो भी, अब हमको वैद्युत क्षेत्र मान लो इसके सेंटर से कितनी दूरी पर, r दूरी पर निकालना है, ठीक है। हमें हमेशा जो भी दूरी मानेंगे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पे हम अपने तरफ मान से हमको पता है कि कोई भी आवेश होगा तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे बाहर की ओर धनावेश भगेगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। जिस बिंदु पर निकालना है वहाँ से लेकर के एक गोली कोष मान लेंगे, ठीक है, गोली पृष्ठ मान लेंगे। अब उसको पेन से खींचेंगे तो वृत्ताकार पृष्ठ ही बनेगी। पेन में तो 3D स्ट्रक्चर बना नहीं सकते, तो ये गोला है, आधा इस कागज़ के ऊपर है और आधा कागज़ के नीचे है, समझ गए। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट इस तरीके से ले लोगे, इधर से तो ये है ही है इतना, इधर से बैक साइड से उतना ही बना देंगे, इस तरीके से लेंस टाइप का बन जाएगा छोटा सा, ठीक है। तो इसी को अब तो हम क्या मान लेंगे, ds, क्या मान लेंगे, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, मान लो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर हो गया ये वाला, ये ds वेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से गुजरने वाले फ्लक्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे जितना वैद्युत क्षेत्र होगा पूरे में उतना वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। मतलब यहाँ हर जगह हर पॉइंट में वैद्युत क्षेत्र उतना ही होगा, चूँकि यहाँ से ये समान दूरी पर है। तो यहाँ पे पहले अगर हम डी फाई की कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, और इंटीग्रेट अभी नहीं करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो तब तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कुल वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला निकालेंगे तो यहाँ से सारा वैद्युत क्षेत्र यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, हर जगह से निकलेगा। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई दोनों तरफ, ई डॉट डी एस, तो इसको तो फाई ई बोल देंगे टोटल। और यहाँ पे जो है फाई ई बराबर में ये, अब यहाँ पे क्लोज लगा सकते हैं क्योंकि एक ही बार के इंटीग्रेट में पूरा एक बार में बंद पृष्ठ का निकल रहा है हमारा फ्लक्स। तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री रखेंगे क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और इसका एरिया वेक्टर जो होगा दोनों का सेम कोण है। एरिया का वेक्टर हमेशा एरिया के लंबवत निकलता है, याद रखना, बाहर की ओर। तो यहाँ से ये तो 1 हो जाएगा, ई डॉट डी एस में ई तो ई रहने भी दोगे अंदर तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। डी एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कब के लिए है, अब ये गोली पृष्ठ है, ये कब के लिए है, हालांकि ये वाला मैं पहले डिराइव करा चुका हूँ लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें क्या होगा, जब आर ये जिस पृष्ठ में जो तो आवेश दिए इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है। तो आर जो है कैपिटल आर से बड़ा है, ठीक। जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं उसकी सेंटर से दूरी, कहने का मतलब वो बिंदु गोली ये जो गोला है या गोली कोष है या खोखला गोला या ठोस गोला जैसा भी है उसके बाहर है वो बिंदु जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब यहाँ पे फाई ई इतना तो तुम निकाल दिए, कह रहे तो पहले भी निकाल चुके हो तुम लोग, ये तो सेम प्रोसीजर है। अब इसका अब गॉस के नियम के अनुसार क्या होगा, गॉस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, फाई ई कितना होता है, क्यू इन अपान में एप्सिलॉन, इन का मतलब जो भी हम प्रश्न माने हैं उसके अंदर कितना आवेश, जो भी आवेश, क्यू इन यहाँ पे जो निकलेगा इसका जो है डायरेक्ट आवेश नहीं दिया रहेगा कि क्यू, इसका दिया रहेगा आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व दिया रहेगा, अपृष्ठीय आवेश घनत्व दिया रहेगा, ठीक है। अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है तो ठीक है, आयतनी घनत्व आवेश दिया है आयतन के रिस्पेक्ट में तो उसका मात्रक जरूर दिया होगा, मात्रक दिया होगा कूलम पर मीटर क्यूब, इसका जो मात्रक होगा ये होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा आवेश है,
तो हमको पूरे इसके पृष्ठ में कितना कुल आवेश होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी सिग्मा होगा एरिया का गुणा कर देंगे। एक 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 स्क्वायर मीटर में इतना है तो इतने स्क्वायर मीटर में कितना होगा ये, तो इसका एरिया कितना होगा 4πr²। ये कैपिटल के आर का स्क्वायर का गुणा करेंगे, ये जो कैपिटल का आर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका गुणा कर देंगे तो ये कुल आवेश निकल आएगा। इसमें जो भी कुल आवेश होगा उसको कई बार क्यू से भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी बोल देगा कि इसमें कुल आवेश कितना है, मान लो स्मॉल क्यू है तो ये स्मॉल क्यू की ही वैल्यू आएगी, टोटल आवेश इसका, ठीक है। तो यहाँ पे और एप्सिलॉन नॉट पहले से था तो यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे ही वैल्यू इसको पुट करेंगे फाई को, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ से फाई ई हम निकालेंगे तो यहाँ पे सिग्मा 4π कैपिटल आर का स्क्वायर अपान में एप्सिलॉन इक्वल टू ई टाइम्स में 4πr का स्क्वायर। अब ये है कि हमेशा अगर सिग्मा के फॉर्मेट में दिया है तो फिर इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल आर का टर्म फिर नहीं हटा पाओगे। और अगर सिग्मा की वैल्यू नहीं दी, टोटल आवेश क्यू दे दिया तो इसकी जगह में तुम क्यू रख दोगे, तुम्हारा जान छूट जाएगा। तो ई बराबर में 4πr का स्क्वायर अपान में उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू 4π कैपिटल आर का स्क्वायर अपान में 4π एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा। अब इसकी जगह में कई बार केवल कैपिटल क्यू दे देता है, ठीक है। तो देख लेना किस तरीके से तुम्हारा फार्मूला आता। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि सिग्मा इंटू 4π कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू, यहाँ क्यू लिख दोगे तो ई बराबर वही आ जाएगा तुम्हारा क्यू अपान में 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो वही होता है। अब ये सवाल आता है 5 नंबर का हमेशा, ठीक है। जब भी आएगा, एक तो बाहर के लिए डराइव करवाएगा, बाहर के लिए तो सेम कहानी है जो पहले डराइव कर बिंदु आवेश के लिए डराइव की हो। अगर वो कहता है कि आर जो है कैपिटल आर से छोटा है, इसका मतलब तुम्हारा गोली ठोस ऐसा है और उसके जो तुम्हारा जहाँ पे इसके सेंटर से मान लो इतनी दूरी पर तुमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पे कोई बिंदु पी है तो अब यहाँ पे तुम मानोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ तो मानोगे ही कि मान लो इस दिशा में, किसी भी दिशा में, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आवेश हैं, यहाँ पे हालांकि वैद्युत क्षेत्र तो 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ठीक है, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र मान लिए यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे एरिया एलिमेंट काटेंगे, इसका भी नाम क्या देंगे, थोड़ा चित्र मेरा छोटा बना है, ds दे देंगे, वेक्टर ds वेक्टर e। यहाँ पे फिर से d फाई कैलकुलेट करोगे, d फाई इक्वल टू ई डॉट ds, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है इसमें डायरेक्ट लैंग्वेज बना के ही आंसर लिख दिया है, कैलकुलेट तो नहीं किया हुआ है, ठीक है। खैर चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जब करोगे तो फाई निकालोगे, फाई ई, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर का भी हो जाएगा, इधर का भी हो जाएगा। फाई ई जो निकलेगा तुम्हारा वो निकलेगा ई डी एस कास। यहाँ पे हालांकि ये चीज़ लिखना सही नहीं है, लेकिन लिख भी दोगे तो कोई जल्दी से काटेगा नहीं, नंबर दे देगा, ई कास 0 डिग्री। यहाँ पे ई डॉट कॉस थीटा ही लिख दो, हमको पता ही नहीं है वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, ठीक है। ई डी एस कॉस थीटा लिख दो, यहाँ पे 0 मत लिखो, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है। अभी देखना डिराइव करोगे तो यहाँ पे तो ई तो कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एस करोगे तो अब
इसको तो इतना ही लिखा रहने दो, ई और डी एस और ऐसे इतना ही लिखा रहने दो, इंटीग्रेट मत करो। हमको ई के बारे में कुछ पता नहीं है, टेक्निकली देखें तो इसको इतना ही लिखा रहने दें, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, और बस इतना लिख के छोड़ दे। और आगे कर भी दोगे, मान लो इसने यहाँ पे किसी ने गलती से 0 लिख दिया, यहाँ पे ई को बाहर भी निकाल दिया, तो इतना कोई चेक नहीं करता, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वो अभी अब गॉस की प्रमेय में जाएं, गॉस की प्रमेय के अनुसार की प्रमेय से फाई ई कितना होगा हमारा, इसके अंदर स्थित आवेश क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट के होगा, बट क्यू इन हमारा कितना, क्यू इन अभी क्यू इन हमारा यहाँ पे क्या होगा, सारा आवेश तो हमारा बाहर आके बैठ गया, अंदर तो क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 आवेश है, तो यहाँ से क्यू इन 0 निकलेगा, तो यहाँ से मेरा फाई ई जो निकलेगा, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो 0 अपान में एप्सिलॉन नॉट होगा, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण हमारा 1 है। तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो ये तो 0 वैल्यू आई है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस और इंटीग्रल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया तो इसका 0 हो नहीं सकता, इसका सरफेस एरिया, समझ गए, तो विद्युत क्षेत्र ही 0 होगा, समझ गए। अतः ई इक्वल टू 0 हो जाएगा, काम खत्म, समझे। तो इसको बुक्स में सब अपना अपना तरीके से लिखा है, इतना जान लो। तो विद्युत क्षेत्र दोनों दिखाने पड़ते हैं, पृष्ठ के बाहर और पृष्ठ के अंदर। पृष्ठ पर की बात करेगा तो पृष्ठ के बाहर वाला ही अप्लाई हो जाएगा। जैसे पृष्ठ पर अगर आर इक्वल टू, यहाँ पे तुम ज़्यादा वो मत करना, यहाँ पे ये जैसे आर इज ग्रेटर देन आर, इसको इक्वलिटी भी लगा सकते हो। जब आर की वैल्यू डायरेक्ट इस पृष्ठ पर अगर होगा तब भी विद्युत क्षेत्र इतना ही आएगा। बस इस यहाँ पे क्या करेंगे, जब पृष्ठ पर रहेगा तो आवेश तो यहाँ तक है ही है, पृष्ठ के जस्ट बाहर तक, समझ गए, यही विद्युत क्षेत्र चलेगा, ठीक है। तो जब हमारा आर इक्वल टू आर रहेगा तब भी हमारा जो विद्युत क्षेत्र ई होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे, जो आर इक्वल टू आर ही हो गया, समझ गए, इतना विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसका कभी कभार ग्राफ बनाने के लिए दे देता है। तो विद्युत क्षेत्र जो है, देखो जैसे टाइम ज़्यादा हो गया, यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं कि जैसे ये हो गई हमारी सेंटर से दूरी, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र यहाँ पे दर्शाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंगली। तो ये इस दिशा में हो गई सेंटर से दूरी, इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ग्राफ को दिखाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आर इक्वल टू आर तक तो कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं होता, तो 0 होगा। इसके बाद विद्युत क्षेत्र अचानक से एकदम हाई होगा, समझ गए, कुछ न कुछ होगा और फिर घटने लगता है इसे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस जोन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0। तो ऐसे ग्राफ जाएगा, ऐसे जाएगा। कई बारी अगर कठिन पेपर बनेगा थोड़ा से तो बोल देगा कि ग्राफ भी बना दो, समझ गए। ये वाला जोन क्या हो गया, आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। इससे टफ पेपर कभी नहीं बनेगा, ठीक। तो अभी बता दे रहे हैं, अभी पेपर सॉल्व करोगे तो प्रीवियस ईयर तो उसमें क्वेश्चन ये आ जाएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, समझ गए ग्राफ का। ये वाले में किसी को डाउट हो तो बता दो।